गुड इवनिंग। इको फ्रेंडली आईएएस कोचिंग सेंटर विश्वास खानी नए विषय भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ अपने सत्र की शुरुआत कर चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि नए सत्र के अनुसार भारतीय राज्य व्यवस्था को समाहित किया गया है, जिसे हम सामान्य तौर पर राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के रूप में जानते हैं। वैसे सामान्यतः हम यह कह सकते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान पर्यायवाची तो है, लेकिन उसमें भी कुछ भिन्नताएं हैं जो कि हम क्लास के दरम्यान में इस पर हम विशेष तौर पर बहस करेंगे, इन पे परिचर्चाएं करेंगे और आपकी जो मन में जो डाउट्स हैं उन्हें भी क्लियर किया जाएगा। अब बात होती है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है, खास करके हमें संविधान पर विशेष तौर पर चर्चा करनी है कि हमारे संविधान कब बने, क्या संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, जी हम अंगीकार पहले ही कर चुके थे, लेकिन 26 जनवरी को पूर्णतः संविधान को लागू किया गया। क्या संविधान जो इससे पहले यानी कि आज़ादी के समय जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी और जो उनकी प्रारूप समिति संविधान के निर्माण के लिए बनाया गया था, क्या ये प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कि संविधान के आप पिता बोल दे, पितामह बोल दे, तो भी उनके लिए सम्मान बहुत ही छोटा प्रतीत होता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह बहुत ही कम है। आज हमें जो अधिकार मिला है, बोलने की स्वतंत्रता, शासन या प्रशासन के पक्ष में या विपक्ष में, या अपनी मंतव्य को जो हम रख पाते हैं, वह कहीं न कहीं हमें संविधान से ही अधिकार की प्राप्ति होती है। अब बात होती है कि संविधान जो कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी लिखित संविधान हमारी संविधान है। एक कहा जाता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय परिवेश में या फिर भारत के जितने भी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ या फिर जितनी भी पुस्तकें हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से आप बताएं कि किसी एक पुस्तक का नाम बताएं जो कि सबसे सुंदर, उनमें व्यक्ति की सारी मनोभावों को प्रदर्शित करता हो, या यही बोल सकते हैं जिसे कि हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो सबसे पवित्र ग्रंथ किसे कहा जाए। सभी की अपने धर्म के अनुसार अलग अलग मत हो सकते हैं। इस्लामिक परिवेश में इस्लामिक
मतलब कहा जाए कि धर्म के तहत अगर देखा जाए तो उनके तरीके से कुरान पवित्र ग्रंथ माना जाए। ईसाई के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वह गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई के गुरु ग्रंथ साहिब में ईसाई के बाइबल, सिखों के देखे जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब। भिन्न भिन्न धर्मों के अपने अपने पवित्र ग्रंथ होते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि एक भारतीय होने के नाते अगर आपका कोई पवित्र ग्रंथ है तो वह है हमारा संविधान। संविधान ही एक ऐसी ग्रंथ है जिनमें व्यक्तियों के अधिकार, व्यक्तियों के सम्मान, व्यक्तियों के अभिव्यक्ति, ये सारी चीजों को इनमें समाहित किया गया है। अलग अलग धर्म ग्रंथों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, कहीं पर वर्ण भेद, जाति भेद, धर्म भेद, लिंग भेद, यहां तक कि नस्लीय भेद भी देखने को मिलता है। काले गोरे, मन में डाउट आते होंगे कि संविधान में भी एक आरक्षण नाम की चीज होती है, एससी समुदाय के लिए, एसटी समुदाय के लिए, ओबीसी के लिए। अब तो जाकर के कहा जाए कि इकोनॉमिक तौर पर बैकवर्ड व्यक्तियों को भी आरक्षण दिया गया। तो यहां पर भी भेदभाव तो देखने को मिलता है, जरूर मिलता है। लेकिन संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यह जो व्यवस्था उनमें की गई है, जो यह प्रावधान जो लाया गया है, यह प्रावधान जो प्राचीन काल से जो मानव समुदाय, मानव के एक तबके जो दबे कुचले थे, उनको मुख्य धाराओं में लाने के लिए ऐसे प्रावधानों की व्यवस्थाएं की गई है। और ये प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि ऐसे समुदाय अगर मुख्य धाराओं में आ जाएंगे तो यह प्रावधान हट भी सकता है। लेकिन अगर हम प्राचीन धर्मों की ग्रंथों की बात करें तो वहां पर ऐसी चीजें नहीं थी। उनकी आधार जन्म हुआ करता था, योग्यताएं नहीं थी। संविधान योग्यताओं पर बात करती है। आरक्षण है तो 10 वर्षों के लिए है, हर 10 वर्ष में इन आरक्षणों को बढ़ाया जाता है। और ये आरक्षण अगर बात करें तो ये आरक्षण आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक एक सभ्य समाज के सभी वर्गों को समान दर्जा, समान अधिकार और समानता नहीं मिलती है तो एक सभ्य समाज की निर्माण की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। हम देखते हैं प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता, अगर उन पर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता पर जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। क्या वहां पर वर्ग भेद था? क्या वहां जातिवाद था? तो कहीं न कहीं हम इस बातों को, या हमें इन बातों को माननी चाहिए कि संविधान में जो आरक्षण शब्द को जोड़ा गया है,
यह आरक्षण व्यक्तियों को मुख्य धाराओं में लाने के, अगर आज यह आरक्षण नहीं होता तो हमारे बहुत से ऐसे समुदाय, बहुत से ऐसे वर्ग थे, बहुत सी ऐसी पिछड़े मानव जातियां, मैं जाति का बात नहीं करता, मैं मानव जाति की बात करता हूं, जो कि आज मानव जाति के लोग तो बात ही नहीं करते, लेकिन हमारे संविधान के मूल में मानव जाति की बात होती है। मानवाधिकार की बात होती है हमारे संविधान में ही। किसी भी धर्म ग्रंथों में मानवाधिकार की बात नहीं की गई है। अगर बात की गई है तो वह कर्मवाद, जातिवाद, जन्माधार, लेकिन संविधान में जो वर्णन किया गया है, जो संविधान में जो समाहित किया गया है, उनमें बात किया गया है मानवता को ध्यान में रख करके, मानवता को केंद्र में रख करके। तो हमारा संविधान हमें अधिकार देती है, हमारा संविधान हमें जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। हमें यही संविधान से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इन्हीं संविधान से हमें मानवाधिकार का मानवाधिकार का हमें मानवाधिकार से हमें परिचित भी कराता है कि हमारे क्या अधिकार है। आए दिन शोषण, दो वर्ग रहे हैं प्रारंभ से, एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग। शोषित वर्ग हर समय प्रारंभ से, प्राचीन काल से शोषित होते आ रहे हैं, और शोषक वर्ग शोषण करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे संविधान ने शोषित वर्ग और शोषक वर्ग, शोषित और शोषक में दूरियों को कम कर दिया है। हमारा संविधान अगर कहा जाए कि आप बताएं कि आप का कोई शोषण कर रहा है और आप शोषित हो रहे हैं, तो इनका समाधान कहाँ है? क्या हम धर्म ग्रंथ ढूंढेंगे? क्या हम शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र देखेंगे? नहीं, हमें संविधान हमें वह बताती है। मौलिक कर्तव्य सिर्फ हमें अधिकार ही नहीं, कर्तव्यों को भी वह याद दिलाता है। अनुच्छेद 51A में बात मौलिक कर्तव्यों की गई है कि हम एक नागरिक का कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, पशुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य क्या है, यह हमें संविधान सिखाती है। हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। अगर मौलिक अधिकारों का कोई अगर हनन करता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और हमें प्राकृतिक न्याय मिलेगा, जो कि आज तक प्राचीन काल से चलते चले आ रहे कानूनों में ऐसी विशिष्ट
व्यवस्थाएं नहीं थी। बात करते हैं कि अशोककालीन, गुप्तकालीन में भी शासन व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन आज की शासन व्यवस्थाएं और उस समय की शासन व्यवस्थाओं में बहुत अंतर है। प्राचीन कालीन शासन व्यवस्थाएं विवेकाधिकार पर आधारित, उनमें हो सकता है कि एक अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक महाभारत की एक गाथा है, उनमें कहा गया है कि जब उत्तराधिकार का मामला सामने आया कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो वहां पर एक कहा जाए कि डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने की क्षमताओं का परीक्षण किया गया। मतलब निर्णय लेने का एक कहा जाए कि निर्णय क्षमताएं किन में है, दुर्योधन में है या युधिष्ठिर में है। तो वहां पर चोरी करने के लिए 4 व्यक्ति, जो चोर थे 4 व्यक्ति थे। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोनों को पूछा गया कि बताओ कि चारों ने चोरी किया, इनके लिए क्या दंड निर्धारित किया जाए। तो दोनों को मौका मिला। पहले का दुर्योधन को मिला। दुर्योधन ने कहा, चूंकि वह उस समय चोरी का दंड अधिकतम मृत्यु दंड तक हो सकता था, तो उन्होंने निर्धारित किया कि चारों को मृत्यु दंड दे दिया जाए। अब देखिए यहां पर बात करें, मैं धार्मिक ग्रंथ की आलोचनाएं या उनकी प्रशंसाएं नहीं करता, मैं तथ्यों पर बात करता हूं। अब देखिए वहां की न्याय व्यवस्था हमारी न्याय व्यवस्था से कैसे मेल खाती है। अब देखिए, उन्होंने चारों को समान दंड यानी कि मृत्यु दंड, मतलब मृत्यु दंड चारों को। अब बारी आई युधिष्ठिर की। अब युधिष्ठिर की बारी आई तो उनसे बोला कि नहीं, उन्होंने कहा ब्राह्मणों को मृत्यु दंड, क्षत्रिय को, एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉपर हमें बात करें, मतलब सजाएं 10 साल, 7 साल, यानी कि क्षत्रिय को 10 साल, वैश्य को 7 साल और शूद्र को 3 साल। अब अपराध समान लेकिन दंड का प्रावधान अलग अलग। अब धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनका लॉजिक जो कहा कि दिया गया युधिष्ठिर के द्वारा, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण चूंकि पढ़े लिखे समुदाय से हैं और एक पढ़े लिखे व्यक्ति से इतनी अपेक्षाएं नहीं की जा सकती है, इसलिए वह अज्ञानी नहीं था, इसलिए उन्हें दंड का हकदार भी ज़्यादा माना जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा मृत्यु दंड। क्षत्रिय का काम करना है, काम क्या है, रक्षा करना, और रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो ये बहुत ही निंदनीय है, तो इन्हें उनसे कुछ कम। फिर वैश्यों को, क्योंकि व्यापार से संबंधित थे और कुछ ऐसे ही रखा गया कि इन्हें भी कम। और उसके बाद शूद्र, जो कि बिल्कुल ही उनकी स्थिति दयनीय, लाचार, मजबूर और लाचारी में इन्होंने ऐसे किया था इनकी सजा को कम। अब यहाँ पर बात करें तो क्या प्राकृतिक न्याय हुआ? यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से अगर बात करें, ये ठीक है धार्मिक दृष्टि से, या फिर हम ठीक है कि पढ़े लिखे हैं तो उन्हें अपराध, लेकिन एक पढ़ा लिखा होना या फिर बुद्धिजीवी होना और एक अपराध के लिए अलग अलग दंड, मान ली चोरी के दरमियान में तो हम मान सकते हैं, लेकिन अगर इस स्थिति में अगर मृत्यु किसी का मतलब कत्ल कर दिया गया हो और अगर उसके लिए भी अलग अलग प्रावधान, क्या प्राकृतिक न्याय है? ऐसे नहीं कि मैं दुर्योधन के पक्ष में और मैं धर्म के पक्ष में, धर्म के विरुद्ध में जाकर के मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ। लेकिन हमारे संविधान, आज के संविधान की अगर हम बात करें, एक अपराध के लिए
चाहे वह धनी व्यक्ति हो या गरीब हो, दंड विधान समान है। लग रहा हो कि तब तो दुर्योधन ही अच्छे थे ना। मैं इनके यहाँ कहा जाए, मैं इनके बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि कई डिसीजन होते हैं, हर व्यक्तियों में विशेषताएं और उनकी में कमियां भी मौजूद होती है, सभी क्षेत्र से लेते। उदाहरण के तौर पर रावण की अगर बात करें तो रावण में भी विद्वता थी, लेकिन उनके कुछ ऐसे कार्य थे जो कि उनके विनाश का कारण बने। खैर एनीवे, अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान की। तो हम संविधान के बारे में कि संविधान हमें क्या सिखाती है, संविधान क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम बात करेंगे जब आगे क्लास में। तो हम बात करेंगे कि जो कि पहला लिखित संविधान जो अमेरिका में बना, मैं कुछ पेज की, चाइना में भी अपने संविधान, मौखिक संविधान आपका यूके में भी, यूनाइटेड किंगडम। तो अलग अलग जगह में अपने अपने अलग अलग संविधान है। हम संविधान वहाँ के संविधान से अपने संविधान से हम कंपेयर भी करेंगे, उन पे भी हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो संविधान व्यक्तियों के कहा जाता है कि सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। संविधान सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है, जो कि आज तक प्राचीन काल से इन चीजों का तो कम से कम अभाव रहा है। शोषित और शोषक वर्ग विद्यमान रहे हैं, शोषक और शोषित वर्ग आज भी विद्यमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि अगर हम अपने व्यक्तिगत अधिकारों यानी कि हम संवैधानिक अधिकारों का अगर सदुपयोग करें तो हम शोषित नहीं हो सकते, मेरा शोषण कोई नहीं कर सकता। अगर हम शोषित हो रहे हैं तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं, क्योंकि हमारी शिक्षाएं जो है वो शिक्षाएं ऐसे ही दी जाती है, आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है। संविधान के बारे में जो बताने चाहिए हम परीक्षा के व्यू से, हम एग्जाम पास होने के व्यू से पढ़ाई करते, नॉलेज के व्यू से नहीं करते। और अगर हम नॉलेज के व्यू से अगर पढ़ाई करें तो हमें जानकारी तो होगा ही, हमें अपने अधिकारों का भी ज्ञान होगा, तभी तो हम इसका उपयोग कर पाएंगे। तो ये हमारी संविधान की कुछ विशेषता, बहुत सारी विशेषताएं हैं, करेंगे बातें, चर्चाएं करेंगे, बहुत डिटेल से बात करेंगे। क्या बताऊं क्या ना बताऊं, मैं भी अभी कंफ्यूज हो रहा हूं। बताने को तो बहुत कुछ है, समय भी तो है। क्लास में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे कि संविधान की क्या विशेषताएं हैं,
अब हम बात करते हैं कि संविधान में इतनी सारी चीज़ें तो हम बता दें, क्या जो संविधान बना, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लेखन कार्य किए संविधान के अध्यक्ष के तौर पर, प्रारूप समिति के, ध्यान रखें, संविधान सभा के अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष में अंतर है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान सभा होती है। संविधान सभा में एक प्रारूप समिति है जिनके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। और संविधान सभा के अध्यक्ष तो आप लोगों को पता ही। तो बात करें, क्या संविधान जो बना, जो हमारी संविधान बना, तो क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अपने मस्तिष्क की उपज थी? मस्तिष्क का उपज का मतलब नया, कुछ नया था, या फिर हमारे इस यानी कि भारतीय परिवेश या भारत से बाहर की दुनिया से में ऐसे कानून चलते चले आ रहे थे, उनमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करते हुए हमने संविधान का निर्माण किया। हम पढ़ेंगे, उदाहरण के तौर पर अगर बात करें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की कार्यकाल कितने हैं, राष्ट्रपति की क्या भूमिकाएं हैं, संवैधानिक प्रधान अगर बात करें, संवैधानिक प्रधान हमारे कौन है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति की पद अनायास एकाएक आ गई, या फिर इनकी नींव पहले ही रखी गई थी भारत में ही? जी हां, राष्ट्रपति के पद की नींव सन 1773 ईस्वी में ही रखी गई थी। लग रहा है क्या बात करते, 1773 ईस्वी में राष्ट्रपति। दिमाग मेरा कंफ्यूज हो रहा है सर। अभी तक तो हमने जाना था कि 26 जनवरी 1950 के बाद राष्ट्रपति का पद का सृजन हुआ और राष्ट्रपति कहलाने लगे, और आप बोले 1773 से। जी हाँ, सन 1773। याद कीजिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना उपनिवेश लगभग स्थापित कर चुका था, और खास करके बंगाल अगर कहा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र बन चुका था। वैसे मद्रास भी था, बम्बई भी था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र कहाँ था? बंगाल। एक बड़ा ही सुंदर सा लोकोक्ति है कि डुप्ले ने भारत की चाबी दक्षिण भारत में खोजने का प्रयास किया और क्लाइव ने बंगाल में खोज लिया। करेंगे इस पर बात, हम इन पे भी बात करेंगे कि इस कथन का तात्पर्य क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करें बंगाल। जब बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हो गया तो पहली बार इंग्लैंड की सांसद ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब है रेगुलेट करना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं रही, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी अब नहीं चलेगी। अब इनमें ब्रिटेन की संसद हस्तक्षेप करने जा रही है। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने जा रही है, रेगुलेट करने जा रही है।
एक कानून बना करके, जी हम बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इनमें एक पद का सृजन किया जाता है। वह पद कहलाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कहता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। और शेष दो गवर्नर जो कि बॉम्बे और दक्षिण भारत, यानी कि चेन्नई, मद्रास, उस समय मद्रास, अभी चेन्नई का क्षेत्र, चेन्नई के आसपास, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को इनके अंतर्गत रखा गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, और यह गवर्नर जनरल आगे चल करके भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और यही भारत का गवर्नर जनरल आगे चल करके 1858 ईस्वी से भारत का वायसराय कहलाता है। देखिएगा, नहीं देखिए, 1773 में फिर पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में फिर जाकर के आकर के वो बात आ जाती है, कुछ नियंत्रण और बढ़ता है। और उसके बाद कहा जाता है कि 33 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को कहा जाए कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, ध्यान रखें, पूर्णतः नहीं, उनमें भी चीनी का मतलब चीन देश पर, और चाय पर, दो को छोड़ के सारे क्षेत्रों को व्यापार मुक्त कर दिया। यानी कि अब कोई भी यूके के व्यक्ति यहां पर आकर व्यापार कर सकता है, जो कि उस समय महारानी से ईस्ट इंडिया कंपनी एक पत्र लेकर के आई थी, एकाधिकार पत्र से बोलते थे कि भारतीय उपनिवेश यानी भारतीय महाद्वीप के जो आसपास जो क्षेत्र है, यानी पूर्वी दुनिया में, बात करें पूर्वी दुनिया में, भारत, चीन, जो इनके आसपास के क्षेत्र हैं, इन पर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। और 33 में उनसे यह अधिकार अब छीन लिया गया, और वहां पर बात आ गया किनका? भारत का गवर्नर जनरल का एक पद सृजित होता है। अब देखिए, भारत की गवर्नर जनरल या फिर बंगाल का गवर्नर जनरल की बात करें तो उनके सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाया जाता है, जो कि आगे चल करके वही मंत्री परिषद होता है। भारत सरकार में देखने को मिलेगा मंत्री परिषद का जो पद है, उनकी कहीं न कहीं नींव 1773 में ही रख दी जाती है। तो ऐसा नहीं लगता कि भारत का संविधान कहीं ना कहीं सत्रह सौ तिहत्तर से संबंध रखती? बिल्कुल रखती है। वही राष्ट्रपति यानी वायसराय, बताइए, वायसराय, और वही आजादी के बाद वायसराय, आपको याद होगा? नहीं तो हम बताएंगे कि अंतिम वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे ना। उसके बाद आजाद भारत में आपको पता है कि आजाद भारत में कौन थे? सिराजुद्दौलाचारी। तो गवर्नर जनरल की पद बंगाल से भारत, भारत से फिर वह वायसराय से फिर जाकर के वह कहीं न कहीं वह पद अब वायसराय, आगे चल करके वह राष्ट्रपति का पद। क्या लगता है, क्या भारतीय संविधान
किसी मनोदशा का अचानक उत्पत्ति था? नहीं, यह एक चिरकालीन जो प्रगति का दौर, बात करें प्रगति का दौर, प्रगति के कॉन्सेप्ट हम ये मेरा ये तात्पर्य नहीं कि ब्रिटिशियों की प्रगति का दौर, मतलब प्रगति का दौर का मतलब होता है कि गवर्नेंस वो उनमें मतलब उनके अधिकारों में वृद्धि होते 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 प्रधान आज की जो हमारे जो प्रधान है राष्ट्रपति, उन की बात हम करते हैं। आज हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं। सिविल सर्विसेज की देन भी कहां से? 1853 का याद कीजिए, हम बात करें जहां पर कि सिविल सर्विसेज की चर्चाएं होती हैं। ब्रिटिश काल में ही प्रशासन सिविल सर्विसेज को के लिए एक आयोग का निर्माण गठन होता है। इन पे भी हम बात करेंगे। तो हमारे संविधान बात करें 1773 से, पिट्स इंडिया एक्ट से, उसके बाद अगर बात करें तो फिर हमें 1919, 1909, 1935 का तो 75% तक कहा जाता है कि 75% तक संविधान का प्रारूप कहीं न कहीं आपको 1935 के प्रावधान में देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि जब भारतीय संविधान पहले से मौजूद था, शेष जो बचता है विदेशों से भी लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन मतलब यूके, मौलिक अधिकार अमेरिका, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यहां के भी संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं। अब मन में सवाल उठता होगा, तो क्या ये कट कॉपी पेस्ट है? वहां कट किए, यहां कॉपी किए, पेस्ट कर दिए और हमारा संविधान तैयार? नहीं, इतनी आसानी से हम नहीं कर सकते। इन सारे संविधानों के अंतर्राष्ट्रीय संविधान जो है उनका अध्ययन करना, उनमें क्या समाहित करना है, क्या नहीं करना है, किन से हमारे मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों का कहा जाए हनन ना हो, एक व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय मिल सके, एक ना ही कठोर और ना ही लचीला, एक मजबूत संविधान मिल सके, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और उनकी कमेटियों, उनकी समितियों ने हम बात करेंगे हम कि भीमराव अंबेडकर नहीं, इनके साथ और भी समिति थी, प्रारूप समिति, ये उनके अध्यक्ष थे, वो भी सहयोगकर्ता थे, उनकी भी योगदान अहम है जो कि हमें नहीं बताया जाता है। अगर आप एक कथन के माध्यम से आप समझ सकते हैं, आपसे अगर बात कहा जाए कि सूर्य और चांद दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है, बेशक तो पे जवाब आएगा कि दोनों ही महत्वपूर्ण है, कोई भी किसी को भी हम नाकार नहीं सकते। अंतर यही है कि सूर्य की अपनी क्षमताएं हैं, अपनी उपयोगिताएं हैं, चांद की अपनी क्षमताएं हैं, अपनी उपयोगिताएं हैं। वैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अपनी योग्यताएं, अपनी क्षमताएं।
लेकिन जो चांद के रूप में या सूर्य के रूप, जिन्हें भी बात कर सकते हैं, मैं ये चांद और सूरज में उनको अंतर नहीं कर सकता। तो इस संविधान बनाने में जो इन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने जो योगदान दिया वह सराहनीय है, इनमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर की बड़ी ही एक दिलचस्प बात है कि जो कि पूरे कार्यकाल में कांग्रेस के विरोधी रहे। कार्यकाल का मतलब यहाँ पर किसी पद से संबंधित नहीं है, बल्कि उनके जीवन काल की बात करें। पूरे जीवन काल में कांग्रेस से उनके ठीक ठाक बने नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो व्यक्तिगत योग्यताएं थी, उनके आधार पर उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। उनकी जीवनी पर भी हम बातें करेंगे कि व्यक्ति कहा जाता है कि समस्याएं, बाधाएं व्यक्ति की योग्यताओं को रोक देती है, व्यक्ति मजबूर हो जाता है। यह मिथक भीमराव अंबेडकर के जैसा मजबूरी अभी के समय तो नहीं है, क्योंकि इतनी क्षमताएं, इतनी हमारे सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है कि राशन से कुछ अनाज मिल जाते हैं पेट भरने के लिए, जिंदगी काटा जा सकता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस समय बहुत समस्याएं थी। कुछ का कहना है कि बड़ौदा के राजकुमार का उनके सर पर हाथ था, निसंदेह था, लेकिन उन्होंने उनका सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने फैमिली का भरण पोषण नहीं किया उनके पैसे से। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी योग्यताओं को बढ़ाने में किया, और उनकी सेवाएं बड़ौदा के राजा महाराजाओं को वो देते भी थे। तो ये थी अम्बेडकर। हम भी बहुत सारी बातें करेंगे, हम अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे, उनकी समितियों के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कितनी महिलाएं सदस्य थी, कितने पुरुष थे, ठीक, उन पे भी बात करेंगे। संविधान सभा में कितने टोटल मेंबर थे, इन मेंबरों की नियुक्ति कैसी नियुक्ति होती थी या मनोनयन होता था या फिर उनका निर्वाचन होता था, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। इन पे हम डिटेल से बात करेंगे, और हमारा उद्देश्य विषय को पढ़ाना नहीं, समय काटना नहीं, हमें व्यक्तियों के, यानी कि हमें छात्रों के मस्तिष्क में संविधान को स्थापित करना, उनके समझ को विकसित करना है। मैं क्लास में ही एक एक चीज को पूरी तरह से एकदम साफ तरीके से उनके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। किसी भी डाउट्स पर, अगर डाउट्स हमें भी आया तो मैं भी अध्ययन करूँ, उन पर चिंतन करूँगा, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं होती। हम सीखेंगे और सिखाएंगे। संविधान की हम एक एक, कहा जाता है, एक एक चीज पर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे। हम बातें करेंगे आज के परिवेश में, पॉलिटिकल पार्टी की ही चर्चा करेंगे। ना तो मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं और ना ही आलोचक हूं। मैं सभी पार्टी का समर्थक भी हूं और मैं सभी पार्टी का आलोचक भी हूं।
जो सत्य है, जो संवैधानिक है, मैं उसी पर परिचर्चा करूंगा। मैं किसी पार्टी परिवेश में या पार्टी भावनाओं से वशीभूत होकर मैं क्लास में परिचर्चा नहीं करूंगा। मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। मस्तिष्क में आता है अभी एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव क्या होता है, पता नहीं। एमएलए एमपी में पता नहीं कर पाते। मैट्रिक इंटर कर पढ़ करके निकल गए। मैं उन सब पर बारीकी से बात करूंगा। बात ही नहीं, मस्तिष्क में छाप दूंगा। बस मेहनत आपको। क्लास हमारी कंप्लीट होते होते अगर उन पेपरों पे आपकी कमांड नहीं बनती तो आपका, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं एक बात स्पष्ट तौर पे यह कह दूं, मैं सफलता आपको नहीं दिला पाऊंगा। सफल होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं सिर्फ मार्गदर्शक हूं। मैं सिर्फ मार्गदर्शक हूं, मंजिल नहीं। मंजिल आपको तय करनी है। मैं रास्ता दिखाऊंगा। मैं हर वह रास्ता दिखाऊंगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर एक भी छात्र पूरी लगन और मेहनत के साथ ईमानदारी पूर्वक अगर मेहनत करेगा तो जहां तक भी जाना चाहेगा, मैं वहां तक उनको मार्ग दिखाऊंगा। मैं उनके हर समस्याओं का समाधान करूंगा। इससे पूर्व हमने हिस्ट्री, बायो की क्लास कंप्लीट कर चुका है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने भी बायो की क्लास, हिस्ट्री की क्लास ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया, उनका परिणाम उन्हें ही देखने को मिलता। मैं ये बात नहीं करता कि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ बाबर आया था हाथी पे, तो हाथी का पैर में कांटी कौन सा कपड़ा था? चाइना का, भारत का, इटली का, रोम का? फालतू है। आप ये बताओ कि जब बाबर आया था तो हाथी पर बैठा हुआ था, हाथी का जो उन पे ऊपर कपड़ा लगा हुआ था किस कलर का था? फालतू है। ऐसे मूल सवालों के जवाब अगर कोई पूछते हैं, हाथ जोड़। योग्यताएं दिखाने की चीज नहीं है, योग्यताएं खुद दिखती है, सफलताएं खुद दिखती है, सफलताएं दिखाने का चीज नहीं। खामोशी के साथ मेहनत करते रहिए, सफलताएं कदम चूमेंगी। मेहनत में अगर ईमानदारी नहीं आएगी तो सफलताएं नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
सफलताओं का तात्पर्य यह कदाचित न रखे कि हमें जॉब प्राप्त कर। अगर इस मानसिकता के साथ अगर पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो आपसे विनती है कि मत आए, हमारे पास तो ना है। और अगर इस उद्देश्य से आए कि हमें जानकारी प्राप्त करना है, हमें देश दुनिया के बारे में जानना है, हमें संविधान के बारे में जानना है, हमें जीव जगत के बारे में जानना है, हमें भारतीय मुद्दों पर जानना है, हमें खापलांग ग्रुप के बारे में जानना है, हमें PSLV हमें GSLV के बारे में जानना है, हमें चांद्रयान मिशन के बारे में जानना है, हमें गगनयान के बारे में जानना है, हमें अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, हमें GDP के बारे में जानना है, हमें रेपो दर के बारे में जानना है, हमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में जानना है। अगर यह ललक के साथ आते हैं तो आए, और जब जानकारी होगी तो वो सफलताएं स्वयं चल करके। तो इसलिए जितने ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ाई करेंगे, जितने आप मेहनत करेंगे, आप उतने ऊंचे मंजिल को प्राप्त करेंगे। आपकी मेहनत आपके मंजिल को निर्धारित करेगी। अगर कंगूरे की ईंट मैं लगाऊंगा तो नींव की ईंट आप हो, क्योंकि नींव आपको बनानी है एक 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 करके। कंगूरे की ईंट को तो सही पहचानता है, ऐसे में बोले कंगूरे की ईंट मैं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। आपकी सफलताएं यही हमारी कामना है। श्रेय मुझे नहीं चाहिए, मेहनत करें, कुछ बने, बस यही चाहता हूं। बताने को तो बहुत कुछ है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ हम आए हुए हैं, नए सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग आए, क्लास करें, ईमानदारी पूर्वक क्लास करें, और लाभ प्राप्त करें। क्योंकि जो आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि मुफ्त में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हो, अब तो कम से कम 2 पेपर हमने पढ़ा चुका है। तो उन स्टूडेंटों से आप बात करके देखें, 10 मिनट बैठें, बातें करें, एहसास हो जाएगा। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, जहाँ से मिले, जिस अवस्था में मिले, उसे ग्रहण करनी चाहिए, उनकी सम्मान करनी चाहिए। आवश्यक नहीं है कि धन से ज्ञान को खरीदा जाए, आवश्यक यह है कि ज्ञान से धन को प्राप्त किया जाए। धन से ज्ञान नहीं, ज्ञान से धन। और इस मनोभाव से अगर आप आते हैं तो यकीन मानिए कि आप सफलताओं को अवश्य प्राप्त करेंगे। अब मैं इसी वाणी के साथ अपने वक्तव्यों को यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पुनः कभी मिलेंगे। नमस्कार।